नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के बाद आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आया है और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने भी अब ऐसा अंदेशा जताया है कि वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति अब पश्चिम बंगाल में पनपी है कि वहां ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ है, ये सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये केंद्र को चुनौती है और इस मामले पर वो सारे विकल्प खुले हुए हैं, वो सख्त एक्शन ले सकते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और केंद्रीय मंत्री के बयान को सुने तो यह लगेगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी के ऊपर हमला हुआ है, जो ईडी के अधिकारी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने कर दिया। और यह तब हुआ कि जब ईडी के अधिकारी एक खाद्य आपूर्ति मंत्री के, जो तथाकथित 2011-12 में वो मंत्री थे, उनके आवास पर वो शिकायत और एफआईआर के बाद रेड करने पहुंचे थे और उनको घेर कर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पश्चिम बंगाल जिस तरह के हालात हैं, और अब तो केंद्र सरकार ने ये बाकायदा ईडी के अधिकारी को ये सुरक्षा दे रखी है कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन वो जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक जवानों की टुकड़ी है, उसमें मात्र 4 से 5 या ज्यादा 10 सिपाही होते हैं। उनके पास यूं तो हथियार भी थे, लेकिन ये जो भीड़ है जिसने हमला किया है वो 300 से 350 लोग बताए जा रहे हैं। अचानक गली मोहल्ले से निकले और ये टीएमसी के जो पूर्व मंत्री हैं, आपको बता दें इनका नाम है शाहजहां शेख। ये शाहजहां शेख आपको बताएं कि इनके ऊपर घोटाला का आरोप भी बहुत गंभीर है कि जो केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने राशन दे रही है। आपको याद होगा, मोदी सरकार जब से आई है कोरोना के बाद से, पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है और यह राशन केंद्र सरकार राज्यों को मुहैया कराती है और राज्य सरकार फिर उसको वितरण प्रणाली से पीडीएफ राशन कार्ड होल्डरों को बांटती है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में तो हर मंत्रालय में लगभग घोटाला है और इस घोटाले के आधार में बताऊं क्या हुआ कि ये जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे शाहजहां शेख, 2011 से लेकर के और 2021 के बीच का ये घोटाला बताया जा रहा है। वह यह है कि जो पीडीएफ राशन कार्ड के राशन होल्डर कार्ड के होल्डर हैं, उनको जो राशन मिलना था उसमें से लगभग 30% राशन लोगों को दिया नहीं गया, या यूं कहें फर्जी लोगों को वो रजिस्टर किया गया, राशन कार्ड बनाए गए और वो राशन प्राइवेट जो मिल हैं, चावल की मिल है उनको बेच दिया गया, आटे की मिल है उनको गेहूं बेच दिया गया। और इस घोटाले में लगभग 30% पीडीएफ राशन कार्ड यानी गरीबों का हक मारकर टीएमसी का ये जो नेता है जिस पर आरोप लगे हैं, ये उस पैसे को हड़प गया। फर्जी अकाउंट खोले गए, फर्जी किसानों के नाम पर अकाउंट खोले गए और यह भी आरोप लगाया कि वो जो गेहूं था उसको क्या किया इन्होंने कि जो राशन का गेहूं है उसको एमएसपी पर मंडी में बेच दिया। आप जानते हैं कि सरकार एक एमएसपी तय करती है गेहूं की, चावल की, तो चालाकी ये करी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया राशन और इसको इन्होंने बेच दिया मंडी में, ये बताकर कि हम तो साहब किसान हैं, हमारी फसल हुई है, हम इसे बेचना चाहते हैं। माने जो प्राइवेट दुकानदार का रेट है वहां भी नहीं बेचा, सरकार को ही बेच दिया। एक तरह से सरकार का ही गेहूं, सरकार का ही चावल सरकार को ही दे दिया और ये चक्र चल रहा था। फर्जी अकाउंट खोल करके किसान बने हुए थे और ये जो घोटाला खुला तब ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और ये जब मामला हुआ तो इसमें बकीबुर रहमान नाम का एक व्यक्ति है जिसकी राइस मिल है और उसमें जब ये पता लगा कि फर्जी किस तरह से खाते खोल करके करोड़ों रुपए की हेरफेर की गई है, जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया साहब ये तो मैं अपना हिस्सा ले रहा था, लेकिन ये हुआ सब है मंत्री जी की मिलीभगत से। और मंत्री कौन थे? तो टीएमसी के मंत्री थे, ये जो मैंने बताया शाहजहां शेख। इनको वो पैसा जा रहा था, 50-50 सब बांट के खा रहे थे। तो अब अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस पर मौन है, जिस तरह से बल्कि ममता बनर्जी ईडी पर आरोप लगा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटाले का पैसा ममता बनर्जी को पहुंच रहा था। इसकी जांच के लिए ईडी जांच के लिए जाती है शाहजहां शेख के घर पर और वहां बाकायदा पूरी प्लान के साथ ईडी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, पत्रकारों की गाड़ी तोड़ दी, ईडी के अधिकारियों की गाड़ी तोड़ दी। और जैसा मैंने कहा कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान इन ईडी अधिकारियों के साथ नहीं होते तो उस भीड़ की आशंका मंशा ऐसी थी, उनके हाथों में हथियार थे और वो इनको जान से मार देते।
एक भय व्याप्त करना चाहते हैं कि सीबीआई हो या ईडी, पश्चिम बंगाल में उनकी एंट्री बैन है। ममता बनर्जी, आपको याद होगा, ये एक प्रस्ताव पास कर चुकी है कि सीबीआई हमारी मर्जी के बिना पश्चिम बंगाल में नहीं आ सकती। ये ऐसा ट्रेंड है कि ये जहां जहां विपक्षियों की सरकार है, आपको याद होगा महाविकास अघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर भी ये कर दिया गया था, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उसने भी एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि भैया हमारे यहां सीबीआई नहीं आएगी। मतलब केंद्रीय एजेंसी जो हैं इन नेताओं के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए जाएंगी, तो एक तो ये उनको परमिशन नहीं देंगे, और ये कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों पे हमला हुआ और जब भीड़ आई तो उन लोगों ने जान बचाने के लिए पुलिस के अधिकारियों से बात की, डीजीपी तक से बात करने की कोशिश की है ईडी के अधिकारियों ने कि हमें पुलिस फोर्स भेजी जाए। तो ये कह रहे हैं कि हमने जब ये कहा कि हम ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं और हम यहां घिरे हुए हैं गांव में, हमें चारों तरफ से पब्लिक ने घेर रखा है और हमारे ऊपर पथराव हो रहा है, फोर्स भेजी जाए। कहते हैं जी अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया, और जो उनका पीए कोई होता होगा उसने फोन उठाया कि हम भेज रहे हैं, और लंबा इंतजार करने के बाद भी पुलिस बचाव में नहीं पहुंची। इसका मतलब ममता बनर्जी के इशारे पे यह हमला हुआ है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, और निशित प्रामाणिक तो ये कह रहे हैं कि संदेश खाली में जो हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। यह सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक कहना है कि भाई ईडी पूरे देश में छापेमारी करती है, ईडी नोटिस देती है। आप देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको 7 सम्मन दिए जा चुके हैं। अब मतलब ईडी के अधिकारी सम्मन देंगे और ये जो नेता हैं ये तो उस सम्मन को कुछ समझते नहीं। मेरा एक कहना है कि क्या यह संभव है कि किसी आम आदमी को ईडी सम्मन दे और वो उस सम्मन को इग्नोर कर दे, मैं नहीं आ रहा, मेरे पे टाइम नहीं है। तो क्या पुलिस का या ईडी का व्यवहार ऐसा ही होगा जैसा इन नेताओं के साथ होता है? ईडी बाकी आम आदमी को भी इसी तरह राहत देगी, किसी व्यापारी को भी इसी तरह राहत देगी जैसी इन नेताओं को दी जाती है। तो फिर इन नेताओं को विशेष छूट क्यों है? और सबसे बड़ी बात, वो 56 इंची चौड़ा सीना बताने वाले मोदी जी, मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप इस कानून को नहीं बदल सकते कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी जांच एजेंसियां जांच के लिए जा रही हैं, अगर कोई बीच में बाधा बनता है तत्काल उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप केवल निंदा करेंगे। ये प्रामाणिक जो है केंद्रीय मंत्री हैं, वहां राज्यपाल बैठे हैं, वो कई बार बोल चुके हैं। इसके पहले जो आज उपराष्ट्रपति हमारे देश के हैं जगदीप धनखड़, वहां जब दंगे हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे थे चुनाव के बाद, विधानसभा के, टीएमसी के गुंडे खुलेआम वहां रेप कर रहे थे, लोगों के घरों में आग लगा रहे थे, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ उस समय ये कह रहे थे कि यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यहां अराजकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पब्लिक कर रही थी, वो तो नहीं लगा, पब्लिक मरती रही, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। मुझसे बहुत सारे बंगाल के लोग पूछते हैं कि साहब आप मोदी जी का फेवर करते हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, क्या वहां कोई हमारी बात इस तरह की करने वाला नहीं है? क्या मोदी इतने कमजोर है या इसमें राजनीति हो रही है? गृह मंत्री अमित शाह शक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं कि जिसकी मर्जी आ रही है वो ईडी के सम्मन को कुछ समझता ही नहीं है। अभी आप देखिए हेमंत सोरेन को 7 बार सम्मन दिया, वो नहीं आए। केजरीवाल को 3 सम्मन दिए जा चुके हैं, वो नहीं आते, और वो उल्टा सवाल कर रहे हैं ईडी का सम्मन अवैध है। मुझे बताएं किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? मुझे तो आश्चर्य है कि जब वो खुलेआम पत्र लिखकर पहले ही सम्मन को अवैध बता रहे हैं, और ये कह दिया केजरीवाल ने कि मुझे ये बताया जाए किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। भाई या तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करे, अपनी पावर का इस्तेमाल करे, अगर उसके पास पावर है, और अगर पावर नहीं है तो फिर मीडिया में इस तरह की खबरें चलाने का मतलब क्या है? केजरीवाल गिरफ्तार होगा, केजरीवाल, अरे भैया आपके पास यदि सबूत है तो आपको एक लाइन लिख के देने में मीडिया में दीजिए। आपने देखा कोई ईडी के अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? क्यों नहीं करते? मेरी तो समझ से परे है। भाई कोई पुलिस वाला, कोई एनआईए रेड करती है, उसकी खबर आती है कि हमने जो है फला डकैत को, फला चोर को, फला हमने व्यक्ति को पकड़ा। आप आए दिन देखते हैं कि पुलिस की कामयाबी को मीडिया में शेयर करते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, गृह मंत्रालय का अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पब्लिक में जो ये नेता भ्रम पैदा कर रहे हैं,
केजरीवाल खुलेआम कहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि ईडी को केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, मोदी जी फर्जी केस लगा रहे हैं, अमित शाह हमसे डर रहे हैं और हमारे ऊपर आबकारी नीति का कोई घोटाला ही नहीं है, ना पैसे बरामद हुए और हम तो निर्दोष हैं। अब ये जो भ्रम फैल रहा है, क्यों? क्योंकि ना तो ईडी का कोई अधिकारी, ना गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी और ना अमित शाह। चलिए अमित शाह एक गृह मंत्री है, उनको बहुत काम है, आए दिन इस तरह की रेड होती है, लेकिन एक अधिकारी जो ईडी का है, भैया वो मीडिया में बताए आके कि ये मेरे पास सबूत हैं, ये हमारी एफआईआर की कॉपी है, ये हमें अभी तक की अपडेट है, क्यों नहीं देते? ये जो भ्रम फैलाने वाले नेता हैं, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं सेटिंग हो रही हो। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जनता की राय है, जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या ईडी की रेड में जो करोड़ों रुपए मिलते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं बांट के खाए जाते हो और इसीलिए ये उसका सबूत पेश नहीं करते, उसके बारे में कुछ अपडेट नहीं देते, क्यों नहीं बताया जाता? और ये नेता भ्रम फैलाकर अपने आप को निर्दोष बताकर ईडी के संबंध को ऐसा फेंक देते हैं जैसे कि डाकिया चिट्ठी लाया हो, हम उसे पढ़ें या ना पढ़ें। अब यहां दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी ने जिन अधिकारियों के ऊपर जो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि ममता के इशारे पे हुआ है, मैं गौरव भाटिया को सुन रहा था जो प्रवक्ता है बीजेपी के, ममता बनर्जी इस्तीफा दे। अबे भैया वो तो नहीं देगी, तुम लोगे क्या? तुम्हारे में ताकत है तो लगाओ राष्ट्रपति शासन, किससे मांग रहे हो इस्तीफा? आज तक ममता बनर्जी ने दे दिया क्या? और आपको उम्मीद है कि आप मांगेंगे वो दे भी देगी? क्यों देगी? आप में हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप इस तरह की बयानबाजी मत करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आप विपक्षी नेता के तौर पे बोल रहे हो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अबे निंदा करने से क्या होगा भाई? निंदा तो हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ हथियार नहीं है निंदा के अलावा। लेकिन आप जो सरकार में बैठे हैं, मंत्री बने हुए, आपके पास निंदा नहीं, आपकी कलम में ताकत है। लगाइए राष्ट्रपति शासन, पूरा बंगाल इस बात की इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे पता है आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तो अब आप समझिए कि जिन अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ है, क्या अगली बार कोई ईडी की टीम जाएगी रेड करने के लिए? निश्चित रूप से नहीं जाएगी। और क्यों जाना चाहिए? जाना भी नहीं चाहिए। आप जान जोखिम में जिनके लिए डाल रहे हैं, अगर इनमें से कोई अधिकारी को मार गिराया जाता, मार दिया जाता, मुझे तो लगता है राष्ट्रपति शासन फिर भी नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक गणित समीकरण लगाते हुए ये राजनीतिक दल, इसका ये नुकसान होगा, इसका ये फायदा होगा, ये देखते रहेंगे, पब्लिक मरती रहेगी। बंगाल की पब्लिक रोज मुझे कहती है इस पेज पर, मेरे पास पर्सनल जो मेरे मित्र भी हैं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ऐसे ही कार्यकर्ताओं को मरवाती रहेगी या कुछ कार्रवाई भी करेगी? ईडी, सीबीआई, ये कानून, ये कोर्ट कचहरी, बस यही ठोस कुछ करें, नफा नुकसान जो होगा वो बाद की बात है। लेकिन आप जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो बहुत ही खतरनाक है और ये मनोबल को तोड़ने वाली है। और केजरीवाल जी ने 3 इनके जो है फेंक दिए, जाओ मैं नहीं मानता, मैं तो चुनाव प्रचार कर रहा हूं। तो कोई आता है, कोई नहीं आता। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार का नहीं आता, मैं तो साहब आपने ईडी ने प्रेम पत्र भेजा है, संबंध को मैं कुछ मानता ही नहीं। और ये ट्रेंड चल जाएगा पूरे देश में कि ईडी जिसको संबंध देगी। अब सबको समझ में आ गया कि ईडी के पास कोई अधिकार गिरफ्तारी का नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास पुलिस भी नहीं होती, उधार की पुलिस लेके घूमते हैं। भला कैसा यार, हद है बिल्कुल व्यवस्था। केंद्र की सरकार को यह चाहिए कि इनको हर राज्य में एक टुकड़ी दे दे और वो 100-150 केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी दे दे, उनके पास लाठी भी हो, डंडे भी हो और गोली भी हो। देखें फिर कौन आता है आगे, और पुलिस की तरह कार्रवाई करने की उनको नियम बना दो, मारे। लेकिन अगर आप ये तय करोगे कि जो अधिकारी है केंद्र का वो केवल पिट के आ जाएगा या उसके संबंध पे कोई एक्शन नहीं होगा, जिसकी मर्जी होगी जाएगा, जिसकी मर्जी नहीं होगा नहीं जाएगा। अजीब कानून है मेरे देश में। सोचिए, संसद पे जिन्होंने हमला किया, ये विषय नहीं है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि नार्को टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हमारे देश ने कानून बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अपराधियों का, जो आरोपी हैं, अपराधी कहना अभी गलत है, उन आरोपियों की पहले परमिशन चाहिए। कौन परमिशन देगा भाई कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो? हद है भाई। केंद्र सरकार ने इतने कानून बदले, ऐसे मामले में भी जहां संसद के ऊपर हमला हुआ है, सुरक्षा में चूक करके घुसपैठ कर दी उन्होंने, उसकी भी जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, तो नार्को टेस्ट के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं तो क्या उड़ाया जा रहा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह से ईडी पर हमला हुआ है, अधिकारियों पर, तो निश्चित जानिए कि यह सबसे गंभीर मामला है। और अब यह पर्याप्त है
कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जैसा कि वहां के राज्यपाल ने भी कहा है। राज्यपाल जी ने गंभीर टिप्पणी की है और आपको बता दूं कि वहां के जो राज्यपाल हैं वो सीवी आनंद बोस, उन्होंने जिस तरह का एक्स पर पोस्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने मीडिया में अपनी बात रखी है, लग रहा है कि अब सरकार जो है कुछ सख्त कदम लेने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।